हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखिए दोस्तों, एमएसटी सीटी 2025 क्रैश कोर्स में आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपको पता है दोस्तों, मैटर के कितने स्टेट होते हैं? मेन सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स होते हैं, बराबर है। लेकिन अभी अगर आपने एनसीईआरटी में अगर देखा, 10th क्लास में दिए है अभी, तो टोटल स्टेट कितने हैं मैटर के? 5 है। 5 कौन से 5 है दोस्तों? सॉलिड, लिक्विड, गैस, बाद में होता है प्लाज्मा, और उसके बाद होता है 5 नंबर का दोस्तों बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट ऑफ मैटर। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो ऐसे मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं, लेकिन हमें सिलेबस में कितने गिवन है? अभी 3 गिवन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, स्टेट्स ऑफ मैटर का आज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। तो पहली बात ये दोस्तों, तो डायपोल मोमेंट कौन दिखाएगा? तो जिसमें दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है दोस्तों, वो एटम्स क्या करता है? डायपोल मोमेंट दिखाता है। देखिए यहां पर, देखिए दोस्तों, ये जो पहला एटम है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और एक सीएल ग्रुप है। तो हमें पता है कि सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कार्बन से ज्यादा होती है। तो सीएल के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के पास क्या आएगा दोस्तों? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देखो इसका फॉर एग्जांपल, हमारा सीएल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है 3 और कार्बन का है 2.1। तो देखो इसमें थोड़ा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो आपको एक सिंपल बात ध्यान में रखना है, अगर कोई कंपाउंड लिया हमने या मॉलिक्यूल लिया, उसमें एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा, तो वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड रहेगा दोस्तों, मॉलिक्यूल रहेगा, वो डायपोल मोमेंट दिखाएगा, बराबर है। डायपोल मोमेंट, डाय मतलब दो पोल, बराबर है। पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें आयंस फॉर्म होनी चाहिए आफ्टर डिसोसिएशन। और कब डिसोसिएशन होगा? जब उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो और दूसरी बात एक ध्यान में रखना है आपको, जो अल्केन होते हैं, अल्केन, अल्कीन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वो क्या होते हैं दोस्तों? वो डायपोल मूवमेंट उनका 0 होता है, डायपोल मूवमेंट नहीं दिखाते वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो है, इसका भी डायपोल मूवमेंट रहेगा। बाद में मिथाइल नाइट्राइल है, देखो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल नाइट्राइल है, इसका भी डायपोल मूवमेंट रहेगा। ये जो प्रोपेन है, इसका डायपोल मूवमेंट का जो वैल्यू होता है दोस्तों, वो 0 होता है, 0। प्रोपेन का डायपोल मूवमेंट का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद डाइमिथिल ईथर, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसका भी डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 0। तो ये डायपोल मोमेंट इनका बन गया है दोस्तों 0 0। ये दो ऑप्शन का क्या है? 0 0। लेकिन देखो इसके कंपेरेटिवली इसका सबसे ज्यादा होगा, बी ऑप्शन का क्या होगा? मैक्सिमम डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रहता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रहेगा मिथाइल नाइट्राइल में, ठीक है, और एज कम्पेयर टू मिथाइल क्लोराइड। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों, तो हमारा आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? मिथाइल साइनाइड और मिथाइल नाइट्राइड, मतलब साइनाइड को नाइट्राइल बोला जाता है ऑर्गेनिक में, बराबर है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन दिखाएगा डायपोल मोमेंट का? तो मिथाइल नाइट्राइल और मिथाइल साइनाइड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि नॉन पोलर है? तो देखो ये आयोडीन और Cl है दोस्तों, देखो ICl है, तो ये क्या रहेगा? ICl, ये पोलर रहेगा, पोलर, ये पोलर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक आयोडीन है और एक Cl है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ये डायपोल मोमेंट दिखाएगा। उसके बाद अमोनिया, ये भी क्या करेगा दोस्तों? इसका भी डायपोल मोमेंट शो करेगा, ये भी क्या करेगा? शोज डायपोल मोमेंट, ये भी डायपोल मोमेंट दिखाएगा दोस्तों, डायपोल मोमेंट दिखाएगा अमोनिया। तो आप बोलेंगे कि सर अमोनिया डायपोल मोमेंट कैसे दिखाता है? देखो अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर होता है इसके पास, और ये देखो इसमें लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर है, परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं है। तो अगर परफेक्ट ज्योमेट्री मॉलिक्यूल का होता तो वो डायपोल मोमेंट नहीं दिखाता है। जो मॉलिक्यूल का परफेक्ट ज्योमेट्री और परफेक्ट शेप होता है, वो डायपोल मोमेंट उनका 0 होता है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, इसका जो शेप आता है ये पिरामिडल है, इसका शेप क्या है? पिरामिडल है। लेकिन इसका जो
ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप पिरामिडल। तो ज्योमेट्री अगर और शेप अगर अलग अलग रहा तो वो मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि इसका जो लोन पेयर का डायरेक्शन रहेगा वो ऐसा रहेगा, और बाकी एक कैंसिल आउट होगा, लेकिन बाकी के जो मॉलिक्यूल्स है वो डायपोल मोमेंट यहाँ पे दिखाएंगे। तो इसका पर्टिकुलर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ये भी क्या करेगा दोस्तों, HCl भी डायपोल मोमेंट दिखाएगा, इसका भी डायपोल मोमेंट रहेगा HCl का, क्योंकि H क्या बन जाता है, पार्शियल पॉजिटिव और Cl पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, बराबर है। तो ये भी दिखाएगा। और ये जो ये यहाँ पे C6H6 मतलब बेंजीन, ये बेंजीन डायपोल मोमेंट नहीं दिखाएगा। बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर। बेंजीन कैसा है दोस्तों, नॉन पोलर है बेंजीन, नॉन पोलर, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट सेम होता है। उसके कारण जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, उनका डायपोल मोमेंट कैसा होता है, 0 होता है। तो ये नॉन पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर। यहाँ पे हमें पोलर पूछा था, तो इसमें पोलर है, इसमें क्या है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्शियल नेगेटिव बनता है, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। बाकी सब इसमें क्या दिख रहे हैं, हमें आयन पोल दिख रहे हैं। लेकिन बेंजीन जो है दोस्तों, ये बेंजीन क्या है, तो बेंजीन हमारा जो है ये नॉन पोलर है। बेंजीन क्या है, नॉन पोलर। बाकी ये सब मॉलिक्यूल क्या है इसमें, बाकी ये सब रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स क्या है, पोलर है। और इसमें जो थर्ड ऑप्शन डी ऑप्शन दिया है, ये डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, हमारा C6H6 मतलब बेंजीन। बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है। तो हमारे यहाँ पे आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पहली बात अभी यहाँ पे एक ध्यान में रखना है दोस्तों, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, और इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में। यहाँ पे क्या पूछा है, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट है, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए कौन सा बोला यहाँ पे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अमोनिया जो है दोस्तों, इसमें अमोनिया, इसमें क्या रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर रहेगा। ये भी इंटरमॉलिक्यूलर दिखाएगा, वाटर भी इंटरमॉलिक्यूलर दिखाता है, अमोनिया भी इंटरमॉलिक्यूलर, वाटर भी इंटरमॉलिक्यूलर दिखाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी इंटरमॉलिक्यूलर। देखो अमोनिया जो है, अमोनिया भी क्या दिखाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब दूसरे अमोनिया के साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। देखो दूसरे अमोनिया के साथ इसका क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। देखो ऐसे पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। वाटर भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बराबर है। आपको पता है ना आइस कैसे बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आइस बनता है, बराबर है ना। तो वाटर का भी वाटर के साथ क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। उसके बाद ये हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का भी क्या बनेगा दोस्तों, HF का भी क्या बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, बराबर है। HF का भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। तो ये जो दोस्तों ये देखो, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये लोगों में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तीन लोगों में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर ध्यान में रखना है। लेकिन इथिलीन ग्लाइकोल जो है, ये इथिलीन ग्लाइकोल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप बोलेंगे मास्टर कैसे, तो देखो कैसे, तो देखो इथिलीन ग्लाइकोल, तो इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2OH CH2OH CH2OH, बराबर है। तो ये CH2OH जो है, तो इनके बीच में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में। अगर एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको बोला जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंट्रा यहाँ पे कौन दिखाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इथिलीन ग्लाइकोल दिखाएगा। इथिलीन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, CH2-CH2, उसको दोनों साइड में OH ग्रुप। तो OH के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो, लेकिन कौन सा होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा, आपका डी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस डज नॉट फॉलो गैसेस लॉ एट ऑल रेंज ऑफ द प्रेशर एंड द टेम्परेचर बिकॉज। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो गैसेस लॉ अलाउ नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। तो उसका रीजन क्या है वो हमें पूछा है।
देखिए स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पे, और उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सुटेबल है ये देखना है। देखो, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस डज नॉट फॉलो गैसेस लॉ एट ऑल रेंज ऑफ प्रेशर्स एंड टेम्परेचर बिकॉज ये क्या है, इट इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसमें ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसके कारण वो नहीं दिखाएगा, ऐसा बोला है। तो ये रीजन सुटेबल नहीं है। तो इसके बाद पूछा है बी नंबर का, इट इज इंटरनल एनर्जी इज क्वाइट हाई, इसका इंटरनल एनर्जी क्वाइट हाई होता है, ये भी इसका परफेक्ट रीजन नहीं है। तो बाद में दिया देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल, ये बराबर है। तो ये जो CO2 है दोस्तों, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, डज नॉट फॉलो गैसेस लॉ, डज नॉट फॉलो गैसेस लॉ, ये गैसेस लॉ फॉलो नहीं करता है लॉ, क्योंकि ये क्या है, एक रियल गैस है। ये कैसा एक रियल गैस है, ये कैसा एक रियल गैस है, और ये रियल गैस होने के कारण ये गैसेस लॉ फॉलो नहीं करता है। तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल, उनके खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में उसका क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसके कारण ये जो CO2 है दोस्तों, ये गैसेस लॉ फॉलो नहीं करता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अ कोल्ड ड्रिंक बॉटल कंटेन्स 200 ml लिक्विड। देखिए एक एक बात यहाँ पे हमें देखना है। देखो, एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, बोलते हैं एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल है, उसमें क्या दिया है, बोलते हैं 200 ml लिक्विड है, 200 लिक्विड ml इन विच CO2 इज 0.1 मोलर, उसमें CO2 0.1 मोलर है। तो कंसिडरिंग CO2 गैस एन आइडियल गैस, द वॉल्यूम ऑफ द dissolved CO2 at standard temperature and pressure is। तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों हमें कि एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, उसमें 200 ml लिक्विड है, इन विच CO2 इज है, उसमें CO2 जो भरा है वो भरा है, बोलते 0.1 मोलर। कंसिडरिंग द CO2 एज एन आइडियल गैस, द वॉल्यूम ऑफ द डिजोल्व CO2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना है। तो यहाँ पे एक ध्यान में रखना है, देखो दोस्तों यहाँ पे जो 1000 ml जो होता है, 1000 ml इज इक्वल टू होता है 0.1 मोलर, बराबर है। 1000 ml इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 0.1 ml होता है, बराबर है। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हमें दिया है 200 ml दिया है, तो 200 ml इज इक्वल टू कितना होगा, बराबर है। 200 ml इज इक्वल टू कितना होगा, तो क्या होगा दोस्तों 200 ml, ठीक है, इनटू क्या करना है 0.1 मोलर डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा देखो दोस्तों, क्या आएगा 0.02 मोलर, बराबर है, 0.02 मोलर आएगा। तो एक हमें एक बात पता है दोस्तों, अगर 1 मोलर गैसेस रहा तो 1 मोल गैस के लिए क्या होता है, देखो तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 1 मोल गैस अगर रहा तो उसके लिए कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम क्या करता है, वो ऑक्युपाइड करता है 1 मोल गैस, कितना 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है। तो यहाँ पे हमें देखना है, तो 0.02 इंटू 22.4 लीटर, तो इसके लिए कितना आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो दोस्तों, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 0.448 लीटर आएगा। देखो ये आंसर है हमारे, ये आंसर देखो क्या करने यहाँ पे हमें उसका CO2 का मोल दिया था 1 मोलर, 0.1 मोलर, बराबर है। तो 1000 के लिए क्या है, 1000 ml के लिए 0.1 मोलर है, तो 200 ml के लिए कितना है, तो वो निकाला पहले हमने, कैसे निकाला 200 इंटू 0.1 मोलर किया डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.02 मोलर आ गए, बराबर है। तो हमें पता है दोस्तों एवरी 1 मोल ऑफ गैस कैन ऑक्युपाइड 22.4 लीटर वॉल्यूम, बराबर है। तो उसका कितना वैल्यू होता है, उसका होता है 22.4 होता है एवरी गैस का, बराबर है। तो ये किसके लिए होता है, 1 मोल के लिए। तो 0.02 मोल के लिए कितना होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कितना है हमारा 0.448, तो 0.448 मतलब हमारा कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, पहला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा दोस्तों, करेक्ट रहेगा, बराबर है। देख लो एक बार, यहाँ पे हमें CO2 का क्या दिया था, मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया था,
और आइडियल गैस के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ द डिजोल्व CO2 एट स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना था। कैलकुलेशन किया हमने, देखो ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, और आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, ये ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टन सैंपल ऑफ गैस हैज वॉल्यूम ऑफ 0.2 लीटर एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 273.14 Kelvin. What is the volume of the gas at 273.15 डिग्री सेल्सियस एट सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर के लिए कितना होगा ये आपको क्या करना है दोस्तों, हमें कैलकुलेशन करना है। तो कितना आएगा ये हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे हमें V1 दिया है, V1 देखो क्या दिया है, तो V1 का ऑप्शन V1 इज इक्वल टू हमें दिया है यहाँ पे, V1 इज इक्वल टू कितना है 0.2 लीटर, बराबर है। और यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, देखो दोस्तों टेम्परेचर दिया है हमें, टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना दिया है 273.15 केल्विन, बराबर है। और बाद में और डिग्री में भी दिया है टेम्परेचर, बराबर है, डिग्री में भी टेम्परेचर कितना दिया है 273.50 डिग्री सेल्सियस एट सेम प्रेशर। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम दिया है हमें और टेम्परेचर दिया है केल्विन में भी और डिग्री में भी दिया है, बराबर है। तो डिग्री में भी दिया है और केल्विन में भी दिया है टेम्परेचर, बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें निकालना है V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, V2 इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पे ये जो दो टेम्परेचर है, तो दो टेम्परेचर, इसका डिग्री का केल्विन में क्या होगा, इसको T1 बोलेंगे, इसका T2 क्या आएगा डिग्री में, देखो डिग्री में है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए T2 इज इक्वल टू क्या आएगा 273.15 डिग्री सेल्सियस प्लस इसमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन के लिए क्या करना पड़ता है 273.15 केल्विन ऐड करना पड़ेगा। तो इसका टोटल क्या आएगा दोस्तों, T2 हमारा केल्विन में आ जाएगा आंसर। तो केल्विन में इसका कैलकुलेशन कीजिए तो कितना आएगा केल्विन में 546.3 के, ये केल्विन में आ जाएगा। देखो ये T2 आ गया हमारा, अभी T2 टेम्परेचर, देखो यहाँ पे क्या दिया था T1 दिया था हमें केल्विन में, लेकिन T2 दिया था दोस्तों डिग्री में। तो डिग्री का केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री में 273.15 ऐड करते हैं, तो हमारा टोटल कैलकुलेशन आ जाता है केल्विन में। तो यहाँ पे हमने केल्विन में उसको कैलकुलेट कर लिया। V1 का हमें वैल्यू पता है 0.2 लीटर, T1 का वैल्यू पता है, बराबर है। V2 हमें निकालना है। अभी यहाँ पे आपको हमें क्या करना है, फॉर्मूला निकालना, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, जो चार्ल्स लॉ होता है दोस्तों, ठीक है, चार्ल्स लॉ जो है, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू क्या होगा दोस्तों, जो चार्ल्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग टू क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग टू होता है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। देखो V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2, बराबर है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये हमारा चार्ल्स लॉ हो गया। चार्ल्स लॉ के हिसाब से देखो, चार्ल्स लॉ के हिसाब से क्या आ गया, देखो दोस्तों V1 अपॉन T1, बराबर है, इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। यहाँ पे हमें किसकी किसकी वैल्यू पता है, देखो V1 का वैल्यू हमें पता है दोस्तों, देखो यहाँ पे दिया है V1 का 0.2 लीटर जी, ठीक है। T1 का वैल्यू भी पता है यहाँ पे हमें दोस्तों, और T2 का वैल्यू भी गिवन है। तो लेकिन किसका निकालना है, V2 का वैल्यू निकालना है। तो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखो तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे बता दो फटाफट, V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 इंटू कितना आ जाएगा, V1 इंटू T2 अपॉन T1। तो इसका क्या, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो V1 इंटू T2 अपॉन T1, तो इसमें ये पूरे वैल्यू पुटअप करो दोस्तों, कितना आ गया V1 इंटू T2 अपॉन T1। तो इसमें वैल्यू पुटअप करना है हमें, देखो एक एक वैल्यू पुटअप करेंगे। V2 इज इक्वल टू हमें कैलकुलेट करना है, V1 का वैल्यू कितना है 0.2 लीटर, बराबर है, इंटू क्या आएगा दोस्तों, T2 का वैल्यू कितना है 546.30 केल्विन, बराबर है, डिवाइडेड बाय कितना है 273.15 केल्विन, बराबर है। तो इसका टोटल आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये जो है अभी हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप कर दिए, तो इसका टोटल आंसर क्या आएगा, देखो
एक बार देख लो दोस्तों, क्या दिया था हमें, अ सर्टेन सैंपल ऑफ गैस हैज अ वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम दिया है हमें यहाँ पे, मतलब ये V1 का वैल्यू दिया था हमें, V1 इज इक्वल टू दिया था 0.2 लीटर, बराबर है। और बाद में यहाँ पे T1 भी दिए, T1 इज इक्वल टू हमें दिया है दोस्तों 273.15 केल्विन, देखो T1 का भी वैल्यू गिवन है हमें, बराबर है। बाद में T2 का वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, T2 इज इक्वल टू हमारा आया है दोस्तों 54.63 के, ये T2 का वैल्यू भी हमें निकाला है। बाद में हमने चार्ल्स लॉ यूज किया दोस्तों, चार्ल्स लॉ इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ल्स लॉ इज इक्वल टू होता है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, बराबर है। तो बाद में हमें कैलकुलेशन करना था V2 निकलना है, तो V2 के लिए रीअरेंजमेंट किया, तो क्या आएगा दोस्तों V1 इंटू T2 अपॉन T1, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, तो कैलकुलेशन कितना आ जाएगा 0.4 लीटर आ जाएगा दोस्तों। देख लो, आप कैलकुलेशन करके देख लो, ठीक है, कैलकुलेशन करो, कैल्सी निकाल के कैलकुलेशन कर लो, फटाफट हो जाएगा आप लोगों का, बराबर है। तो देखो ऐसे आपको क्या करना है दोस्तों, कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया हमें, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ध्यान में रखना है, V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2, ये ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म इन, अभी इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर का क्वेश्चन आया है दोस्तों। इसमें कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर, देखो ये तो पहले देखा था हमने, देखो दोस्तों अमोनिया, इसमें क्या है इंटर, इसमें क्या है इंटरमॉलिक्यूलर, इथेनॉल में भी आएगा इंटरमॉलिक्यूलर और वाटर में भी आएगा इंटरमॉलिक्यूलर। बाद में बचा हमारा आंसर है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, तो सैलिसिल एल्डिहाइड जो है दोस्तों, सैलिसिल एल्डिहाइड, देखो सैलिसिल एल्डिहाइड यहाँ पे हम निकालेंगे। सैलिसिलिक एल्डिहाइड मतलब क्या आता है OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, बराबर है। और ये जो सैलिसिलिक एल्डिहाइड है, सैलिसिल एल्डिहाइड, ये सैलिसिल एल्डिहाइड जो है दोस्तों, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ऐसा इंट्रामॉलिक्यूलर, उसके मॉलिक्यूल के ही बीच में, उसको बोला जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड जो है उसमें क्या है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म इन पूछा था, तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। देख लो दोस्तों इसका आंसर क्या है, अगर इंटर पूछा होता तो इंटर तो अमोनिया में भी है, इथेनॉल में भी है, वाटर में भी, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है दोस्तों इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, बराबर है। तो इसका आंसर होगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट बिटवीन बेंजीन एंड अमोनिया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमें यहाँ पे देखना है किसके बीच में, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर मतलब इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, फोर्स बिटवीन दो मॉलिक्यूल्स दिए यहाँ पे, देखो इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल दिए बेंजीन और अमोनिया। देखो यहाँ पे बेंजीन है और दूसरा है दोस्तों अमोनिया, और बेंजीन और अमोनिया के बीच में कौन सा फोर्स यहाँ पे रहेगा वो हमें पूछा है। एक यहाँ पे बेंजीन निकाल देंगे, यहाँ पे अमोनिया निकाल देंगे हम, देखो यहाँ पर अमोनिया निकाल दिया हमने और एक साइड में बेंजीन, तो ये दोनों के बीच में आइडेंटिफाइड टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के टाइप्स होते हैं। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर है, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन, ये क्या है टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के टाइप्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के टाइप है। हमें इसमें देखना है कि बेंजीन और अमोनिया में कौन से टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होता है क्या, तो नहीं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाद में डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, ये है, इसमें क्या होता है दो, देखो दोस्तों डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शंस होता है, तो डायपोल इंटरेक्शन इसमें नहीं होता है, और आयन डायपोल भी नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें क्या है डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शंस होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस हैविंग वॉल्यूम V raised to power V, वॉल्यूम V सेंटीमीटर्स
cube is double and the pressure is reduced to half, the final volume will be। देखो वॉल्यूम दिया है, बोलते हैं हमें किस में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया है और पूछा है द फाइनल वॉल्यूम विल बी, तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा उसका, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस हैविंग द वॉल्यूम V मतलब 1 मोलर, डबल बोला है यहाँ पे डबल, एंड द प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ, द फाइनल वॉल्यूम विल बी, तो फाइनल वॉल्यूम उसका कितना होगा दोस्तों। तो वहाँ यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका फाइनल वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा, तो देखो दोस्तों यहाँ पे P1 दिया है, हमें P1 इज इक्वल टू प्रेशर लेना पड़ेगा, प्रेशर इनिशियल, बाद में V1 इज इक्वल टू हमें दिया है यहाँ पे, V1 इज इक्वल टू दिया है, देखो वॉल्यूम 1 दिया है हमें, V1 इज इक्वल टू कितना दिया है, V कैपिटल V सेंटीमीटर क्यूब, ये V1 इज इक्वल टू दिया, P1 इज इक्वल टू P बराबर है। बाद में दिया है हमें यहाँ पे टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू T, टेम्परेचर भी नहीं गिवन है, तो T1 इज इक्वल टू क्या रहेगा T, ये हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों यहाँ पर P2 इज इक्वल टू दिया है, P2 इज इक्वल टू 0.5 प्रेशर बराबर है, हाफ दिया है हाफ, तो V2 इज इक्वल टू कितना है, तो देखो क्या बोला था यहाँ पे, देखो दोस्तों द प्रेशर इज रिड्यूस हाफ, प्रेशर हाफ दिया है, तो हाफ के लिए कितना लिया है 0.5 लिया है, 0.5 बराबर है। और यहाँ पे V2 इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, V2 हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन, तो अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा दोस्तों, तो ये गैस इक्वेशन हमें लिखना है, तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये है गैस इक्वेशन। तो ये जो गैस इक्वेशन है दोस्तों, ये गैस इक्वेशन जो है इसमें हमें अभी वैल्यू पुट अप करने हैं, तो किसका वैल्यू निकालना है, इसमें से हमें V2 का वैल्यू निकालना, तो V2 इज इक्वल टू कितना होगा, तो V2 इज इक्वल टू कितना होगा आपको निकालना है यहाँ पे, V2 इज इक्वल टू कितना होगा भी कैलकुलेशन कर दो, P1 V1 इंटू कितना आएगा, P1 V1 इज इक्वल टू कितना आएगा अपॉन T1 यहाँ पे बराबर है, T1 V1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा T2 बराबर है, इंटू यहाँ पे क्या आएगा P2 बराबर है। तो इसके वैल्यू पुट अप कर दो, तो देखो V2 इज इक्वल टू P1 V1 का आंसर दिया है, P1 दिया है, P दिया है, V1 भी दिया है बराबर है। देखो V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर P1 का आंसर कितना दिया है, P1 हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है बराबर, P1 इज इक्वल टू कितना दिया है P, तो P1 के लिए P आएगा, V1 के लिए क्या आएगा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब बराबर है, हो गया, इंटू T2 कितना दिया है, इंटू T1 T2, तो T2 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, T2 का वैल्यू दिया है 2T2 करेंगे, 2T लिखेंगे डायरेक्ट 2T बराबर है, अपॉन T1 कितना दिया है T, इंटू P2 कितना दिया है, तो P1 कितना है 0.5 प्रेशर है बराबर है। तो इसका करना है अभी कैलकुलेशन दोस्तों, ये जो है ये पूरा कैलकुलेशन करना है, ये पूरा क्या करना है हमें कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन के बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पे देखो 2 वॉल्यूम V अपॉन क्या आएगा 0.5 P बराबर है। तो ये कितना आएगा, फिर इसका सॉल्व करो, इसका आंसर कितना आएगा 4 वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर रहेगा इसका 4 वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे हमें दिया इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस हैविंग वॉल्यूम कितना दिया है V सेंटीमीटर क्यूब इज डबल एंड प्रेशर इज रिड्यूस हाफ, तो प्रेशर रिड्यूस हाफ बोला था, इसके कारण हमने लिया यहाँ पे P2 के लिए 0.5 लिए बराबर है। वॉल्यूम V1 दिया था हमें डायरेक्ट, T1 का टेम्परेचर नहीं है, तो टेम्परेचर यहाँ पे गिवन नहीं था, तो T1 इज इक्वल टू हमने T लिखा है बराबर है। तो ये जो इक्वेशन था गैसेस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू गैसेस इक्वेशन P1 इंटू V1 अपॉन T1 बराबर है, P1 इंटू V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या है दोस्तों P2 इंटू V2 अपॉन T2, ये इक्वेशन है, ये ध्यान में रखना है आपको,
इक्वेशन क्या है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो यहाँ पे हमें V2 का आंसर निकालना था दोस्त, देखो V2 का आंसर निकालना है। तो P1 तो क्या आएगा, फिर रीअरेंजमेंट करने के बाद P1 इंटू V1 इंटू T2 आ गया, बराबर है, अपॉन T1 इंटू P2 आ गए। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप की, देखो P1 का वैल्यू क्या था P इंटू V1 का क्या वैल्यू था, कैपिटल V सेंटीमीटर क्यूब इंटू T2 है, T2 यहाँ पे T2 का वैल्यू क्या था, टेम्परेचर T दिया है तो इसके कारण ट्वाइस T लिया, डबल बोला है ना, तो ट्वाइस T लिया यहाँ पे, अपॉन क्या आ गया दोस्तों T, टेम्परेचर T1 के लिए क्या था T इंटू क्या आया 0.5 इंटू क्या है दोस्तों 0.5 P। तो ये सॉल्व किया, हमारा फाइनल क्या आ गया दोस्तों, देखो 2 इंटू वी आएगा, 2 इंटू वी डिवाइडेड बाय 0.5। तो इसका आंसर कितना आता है दोस्तों, 4 वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ये आएगा, देख लो एक बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखो एट टेम्परेचर दिया है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, यहाँ पे टेम्परेचर देखो एक एक यहाँ पे लिखेंगे, जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा पहले लिख देंगे। टेम्परेचर दिया है यहाँ पे, देखो टेम्परेचर कितना दिया है हमें, टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, ठीक है। और उसके बाद दिया है 0.4 देखो n मोल्स, n का वैल्यू दिया, नंबर ऑफ मोल्स दिए 0.450 मोल, देखो अब नाइट्रोजन गैस, ये जो मोल है ये किसका दिया है, नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन का मोल दिया है N2 गैस का। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम दिया है यहाँ पे, देखो वॉल्यूम दिया है हमें, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 8.21 लीटर। बाद में पूछा है व्हाट इज द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 296 केल्विन। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमें और टेम्परेचर दिया है 296 पे क्या होगा फिर, बराबर है। यहाँ पे यूज करना पड़ता है दोस्तों इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT, बराबर है। तो PV इज इक्वल टू NRT ये इक्वेशन है, ये किसका है, आइडियल गैस इक्वेशन का इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू NRT, बराबर है। तो PV इज इक्वल टू NRT है दोस्तों। तो यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है हमें, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना है, और दूसरा एक टेम्परेचर दिया है यहाँ पे, दूसरा दिया T इज इक्वल टू 296 केल्विन। ये टेम्परेचर के लिए प्रेशर कितना होगा ये भी हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या करो दोस्तों, अभी प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो क्या आएगा फिर, प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा, NRT अपॉन V आएगा, बराबर है। वैल्यू पुटअप करना है, R की वैल्यू देखो, R का वैल्यू क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है, गैस कांस्टेंट का वैल्यू R इज इक्वल टू होता है दोस्तों, क्या होता है, R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, लीटर एटमॉस्फेरिक ATM पर केल्विन पर मोल। तो ये क्या है, गैस कांस्टेंट का वैल्यू है, R का वैल्यू होता है दोस्तों। प्रेशर हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, फिर नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हमें 0.450 मोल, बराबर है, इंटू R का वैल्यू दिया है दोस्तों यहाँ पे 0.0821 लीटर, ठीक है, ये 21 है, ठीक है, 21 लीटर, यहाँ पे लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल लिख देंगे, बराबर। इंटू क्या था, टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है 296 केल्विन, अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है, अपन वॉल्यूम दिया है दोस्तों, अपन वॉल्यूम कितना दिया है, तो 8.21 लीटर, 8.21 लीटर। तो ये वैल्यू हमने पुटअप कर दिए दोस्तों। देखो अभी इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ये देखो यहाँ पे पूरे वैल्यूज हमने पुटअप कर दिए। कौन से वैल्यूज पुटअप कर दिए यहाँ पर देख लो। देखो हमारा इक्वेशन आया था P इज इक्वल टू NRT अपॉन V। तो N का वैल्यू हमने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे R का गैस कांस्टेंट का वैल्यू लिख दिया, इनटू टेम्परेचर यहाँ पे 296 बराबर, देख लो यहाँ पे क्या लिखा है हमने
एट, हमें यहाँ पे ये टेम्परेचर को पूछा है, देखो 296 केल्विन टेम्परेचर को पूछा है। तो 296 केल्विन जो टेम्परेचर दोस्तों, वो 296 केल्विन टेम्परेचर पे कितना आएगा, तो वॉल्यूम भी दिया था 8.21 लीटर, बराबर। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू आएगा 1.33। इसका पूरा डिवीजन किया तो आपने सॉल्व, तो 1.33 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। तो मतलब इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये रहेगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, देखो एट 298 केल्विन टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स दिया था, यहाँ पे एन का वैल्यू दिया था दोस्तों 0.450 मोल्स, नाइट्रोजन गैस ऑक्युपाइड, वॉल्यूम दिया यहाँ पे वॉल्यूम दिया था हमें 8.21 लीटर, बराबर है। नंबर ऑफ मोल्स दिया था यहाँ पे 0.450 मोल्स, बराबर है। और टेम्परेचर, दूसरा एक टेम्परेचर भी दिया था 296 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमने यूज़ कौन सा किया दोस्तों, फॉर्मूला, तो आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला किया है यूज़। तो आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो PV इज इक्वल टू nRT, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया, बराबर। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला था कि व्हाट इज द प्रेशर, तो प्रेशर क्या होगा ये पूछा था, हमें प्रेशर कैलकुलेट करना था। तो हमने रीअरेंजमेंट कर दिया, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या आया हमारा, तो प्रेशर इज इक्वल टू nRT अपॉन V आ गए, बराबर है। तो ये इक्वेशन बन गया हमारा, प्रेशर इज इक्वल टू nRT अपॉन V। तो उसमें वैल्यू पुटअप कर दिए दोस्तों, पुटअप करके हमने आंसर प्रेशर निकाल दिया। तो प्रेशर कितना आ गया हमारा 1.33 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो होप है दोस्तों आज के लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे होंगे वो सभी डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे ऐसे मुझे लगता है। और आपको मेरा ये लेक्चर अगर पसंद आया होगा तो आपको पता है दोस्तों क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माई लेक्चर।